हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक लेकर आए हैं यहाँ पर बायोलॉजी के 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी के 1 पार्ट से लेकर 7 पार्ट तक आज हम आपको बताने वाले हैं। बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे और आपके माइंड में बिल्कुल पानी की तरह उतारने का प्रयास करेंगे। जो आज हम लेकर आए हैं बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जो क्वेश्चन आज हम यहाँ पर बताने वाले हैं आपको 1 पार्ट से लेकर 7 पार्ट तक के जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं यहाँ पर कक्षा 12 की बायोलॉजी के, उसमें आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, जिसे हम आपके लिए बताने वाले हैं आज की वीडियो में। तो स्वागत है आज आप सबकी का हमारे FM गोल्ड चैनल में। तो दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए हम देखते हैं कि बायोलॉजी में 1 पार्ट से लेकर और 7 पार्ट तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें देखते हैं, इस वीडियो में देखेंगे। और ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है, तो आखिर तक हमारी वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे बायोलॉजी में। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज कक्षा 12, ठीक है, बायोलॉजी के पार्ट 1 से लेकर, ठीक है, 7 पार्ट तक के 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न सब एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। हम सभी एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर कि मांसल फल किसे कहते हैं, इनके महत्व को समझाइए। अधिकतर पूछा जाता है कि मांसल फल किसे कहते हैं या गूदेदार फल, ठीक है, किसे कहते हैं। ये अधिकतर पूछा जाने वाला प्रश्न है जो 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। क्या नंबर में? 2 नंबर में पूछा जाता है। मांसल, मांसल यानी कि उसी में छुपा हुआ है, ठीक है, कि मांसल फल किसे कहते हैं। ऐसा फल जिसमें क्या होता है, गूदा होता है। क्या होता है? गूदा होता है। बहुत ज़्यादा क्या होता है, गूदा होता है। ऐसे फलों को क्या बोला जाता है? मांसल फल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मांसल फल, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कह रहे हैं कि इसके महत्व को समझाइए, यानी कि इनका क्या महत्व होता है, इनका क्या महत्व होता है, ठीक है, उसको देखने वाले हैं। तो देखेंगे यहाँ पर कि मांसल फल किसे कहते हैं, ठीक है। देखो मैंने जैसे बताया कि जिसमें क्या है, या पूछ लेगा यहाँ पे सरस फल किसे कहते हैं, ठीक है, सरस फल किसे कहते हैं या मांसल फल किसे कहते हैं या गूदेदार फल किसे कहते हैं। 3 तरीका से पूछ सकता है, एक ही प्रश्न को घुमा कर पूछ सकता है, ठीक है। या तो पूछ लेगा हमसे कि सरस फल, पूछ लेगा हमसे कि सरस फल किसे कहते हैं, ठीक है, या पूछ लेगा गूदेदार फल किसे कहते हैं, ठीक है, या मांसल फल किसे कहते हैं। इस तरीका से हमसे वो पूछ लेगा, ठीक है। तो कहते हैं कि जिन फलों में फल भित्ति, ठीक है, फल भित्ति सरस तथा गूदेदार होती है। फल भित्ति यानी कि जो फल होता है उसकी जो दीवार होती है वो कैसी होती है, गूदेदार होती है। उसे क्या कहते हैं, मांसल फल या सरस फल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मांसल फल या सरस फल कहते हैं। वे फल क्या कहलाते हैं? मांसल फल कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? मांसल फल। वे फल जिनकी भित्ति, ठीक है, कैसी होती है, सरस होती है या गूदेदार होती है, वे फल क्या कहलाते हैं? मांसल फल कहलाते हैं। इनकी फल भित्ति को बाह्य फल भित्ति तथा मध्य फल भित्ति तथा अंत फल भित्ति में विभाजित किया जाता है। 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने? 3 भागों में, ठीक है। एक होती है इनकी बाह्य फल भित्ति और एक होती है मध्य फल भित्ति और एक होती है अंत फल भित्ति। यानी कि 3 भित्ति में क्या है, 3 दीवारों में ना कवर अप किया जाता है, ठीक है। 3 दीवारों में क्या विभाजित होते हैं, ये किया जा सकता है। ये फल अस्फोटक होते हैं जिस कारण इनके बीज गूदा सड़ने के बाद ही स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। यानी कि इनके जो बीज हैं वो गूदा को सड़ने के बाद ही क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। यानी कि देखेंगे जिन फलों में फल भित्ति सरस तथा गूदेदार होती है, जिन फलों में भित्ति सरस तथा गूदेदार होती है वे फल क्या कहलाते हैं? मांसल फल कहलाते हैं। इनकी फल भित्ति को बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति या अंत फल भित्ति में इन्हें विभाजित किया जाता है, ठीक है। यह फल अस्फोटक होते हैं जिस कारण इनके बीज गूदा सड़ने के बाद ही बाहर निकलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है, अधिकतर पूछा गया है पिछले
पिछले सालों में, ठीक है, जिसे सरस फल के नाम से या गूदेदार से पूछ भी लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, ठीक है। सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग पुष्प की संरचना करता है, यानी कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, और पुष्प का कौन सा भाग पुष्प की फल की क्या करता है, रचना करता है, ठीक है। कौन सा भाग पुष्प की रचना करता है, तो देखेंगे। और इसे किस तरीका से पूछ लेगा, आभासी से पूछ लेगा। झूठा फल किसे कहते हैं, इस तरीका से पूछ लेगा। असत्य फल किसे कहते हैं, इस तरीका से भी पूछ लेगा। मिथ्या फल किसे कहते हैं, इस तरीका से भी पूछ लेगा, ठीक है। और ऐसे भी पूछ लेगा कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। कई तरीका से पूछ सकता है। अगर हम केवल जाएंगे कि आभासी फल क्यों कहते हैं, इसको याद करके जाएंगे हम, ठीक है, और हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाए एक ही तरीका से, तो हम घूम जाते हैं कि ये तो हमें पढ़ाया नहीं है, मतलब ये किस तरीका से आ गया, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है। आभासी अगर पूछा गया है तो बिल्कुल सेम है, झूठा पूछा गया है फिर असत्य और मिथ्या, इसे ही लिख कर आना है आपको, ठीक है। और कभी कभी पूछ लेता है कि सत्य और असत्य फल में अंतर बताइए, ठीक है। सत्य और असत्य फल में अंतर बताइए। तो देखो सत्य फल किसे कहते हैं, ठीक है। बेफल क्या अंडाशय से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अंडाशय से उत्पन्न होते हैं, वो क्या होते हैं, सत्य फल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सत्य फल, ठीक है। और असत्य क्या है, ठीक है, बेफल, ये क्या है, किसके, पुष्पासन से, ठीक है। दलपुंज, बेफल जो पुष्पासन या दलपुंज आदि से उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं असत्य फल, ठीक है। क्या कहते हैं, असत्य फल। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सत्य फल तथा असत्य फल में अंतर बताइए, ठीक है। तो सत्य फल किसे कहते हैं, वे फल जो अंडाशय से उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, सत्य फल कहलाते हैं। और असत्य फल किसे कहते हैं, वे फल जो पुष्पासन या दलपुंज से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं, ठीक है। इस तरीका से भी पूछ लेता है कभी कभी। और पहले चैप्टर से पूछ लेता है कि बहुभूरता क्या होती है, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे। तो इस देखेंगे कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग पुष्प की रचना करता है, ठीक है। तो मैंने बताया कि सेब क्या है, अंडाशय से उत्पन्न ना होकर कहाँ से उत्पन्न होता है, पुष्पासन से उत्पन्न होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं, ठीक है। कहाँ से, अंडाशय से उत्पन्न ना होकर पुष्पासन से जो फल उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं, ठीक है। देखेंगे एक नज़र इस पे कि सेब में फल का विकास अंडाशय से ना होकर, ठीक है, अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग यानी कि पुष्पासन से होता है, ठीक है। सेब में, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि सेब में फल का विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के किसी अन्य भाग यानी कि पुष्पासन से होता है, तो सेब को क्या कहते हैं, इसलिए सेब को क्या कहते हैं, सेब को आभासी फल कहते हैं। सेब में पुष्पासन फल का मुख्य खाने योग्य भाग होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है सेब, यानी कि पुष्पासन से होता है, ठीक है। सेब की रचना कैसी होती है, देखा है हमने कभी कभी कि सेब इस तरीका से होता है हमारा। तो सेब के अंदर का क्या होता है भाग, हमने कभी कभी देखा है इस तरीका का हमारा भाग देखने को मिलता है, किसमें, सेब में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बीज होता है, क्या होता है, बीज, यहाँ पे हमारा बीज स्थित होता है। तो ये क्या है, पुष्पासन होता है, ये क्या होता है, पुष्पासन, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, सेब का निर्माण हो जाता है, ठीक है। यानी कि अंडाशय से न होकर कहाँ से होता है, पुष्पासन से होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं, ठीक है। तो आभासी फल से भी पूछ लेगा, झूठा, असत्य और मिथ्या फल के नाम से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये कि सेब में फल का विकास अंडाशय से न होकर पुष्पासन यानी कि पुष्प से होता है, तो क्या कहते हैं उसे, आभासी फल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं। सेब में पुष्पासन फल का मुख्य खाने भाग होता है, ठीक है। ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर मानव में वृषण गुहा के बाहर क्यों होते हैं,
ठीक है, यानी कि नर मानव में वृषण गुहा के बाहर क्यों होते हैं, यानी कि शरीर के बाहर क्यों होते हैं। ठीक है, क्या वृषण स्थित कहाँ होते हैं, वृषण कोश में। कहाँ होते हैं, वृषण कोश में। और ये क्या रखते हैं, हमारे शरीर का जो तापमान है वो नॉर्मल रखते हैं। क्या रखते हैं, नॉर्मल। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे कि ये बाहर क्यों होते हैं। ठीक है, तो बाहर इसलिए होते हैं ये क्योंकि जो जब शुक्राणु बनते हैं तो शुक्राणुओं को शरीर का जो तापमान है उससे 2-3 सेंटीग्रेड तापमान कम चाहिए होता है। ठीक है, तब बनता है क्या, शुक्राणु। हमारे क्या बनते हैं, शुक्राणु। ठीक है, शरीर के तापमान से कम होना चाहिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, तब बनते हैं, तब निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि शरीर का जो तापमान होता है हमारा बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो स्पर्म होते हैं हमारे, स्पर्म जो होते हैं हमारे, ठीक है, कितने डिग्री से, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, शरीर के तापमान से क्या होता है, कम होता है। शरीर के तापमान से कम होता है। ठीक है, कम होता है, तब क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, हमारे शरीर के बाहर होते हैं। क्या होते हैं, हमारे शरीर के बाहर होते हैं। तुमने देखा है कि कभी कभी इस पे चोट लग जाती है तो जान से निकल जाती है, व्यक्ति पेट पकड़ कर बैठ जाता है। ठीक है, तो इसलिए होते हैं ये हमारे शरीर के बाहर। ठीक है, वृषण इसलिए होते हैं ताकि हमारे शरीर का जो तापमान है वो नॉर्मल रहे, और जो शुक्राणु है वो इसी में एक शुक्राणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का। ठीक है, तो देखेंगे, अब देखेंगे लिखा हुआ, देखते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखेंगे कि नर मानव में वृषण गुहा के बाहर क्यों होते हैं। ठीक है, मैंने बताया क्यों होते हैं, क्योंकि शुक्राणुओं का निर्माण इन्हीं में होता है, और जो शरीर का तापमान होता है, ठीक है, वो अधिक होता है, और इनका जो तापमान होता है वो 2 से 3 डिग्री शरीर के तापमान से कम होता है। ठीक है, तो देखेंगे आगे कि नर मानव में, ठीक है, नर मानव में वृषण शरीर के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होता है। ठीक है, क्या होता है, वृषण कोश होता है जिसमें क्या वृषण उपस्थित होते हैं। ठीक है, यानी कि रहते हैं। ठीक है, मानव शरीर में कितने, एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं, वृषण कोश में होते हैं। ठीक है, इसका कारण यह है, ठीक है, इसका कारण यह है कि शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, मैंने बताया आपको कि जब शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है शुक्राणु निर्माण के लिए। ठीक है, तब क्या है, स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, और कहाँ स्थित होते हैं, वृषण कोश में स्थित होते हैं। ठीक है, इसका कारण यह है कि शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसके निर्माण के लिए, शुक्राणु के। जबकि शरीर का तापमान अधिक होने के कारण शरीर के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण संभव नहीं है। मैंने बताया आपको कि जो शरीर का तापमान होता है वो अधिक होता है। ठीक है, और तुमने देखा है कि जब कोई भी चीज़ अगर हम बनाएं तो अधिक तापमान पर वो पिघलती है। क्या होता है, पिघलती है। ठीक है, जब तापमान अधिक हो जाता है तो वो पिघलती है। ठीक है, तो शरीर का जो तापमान है वो अधिक है, तो शुक्राणुओं का निर्माण शरीर में तो हो नहीं सकता, तो कहाँ होता है, वृषण में होता है। कहाँ होता है, वृषण में। क्यों होता है, क्योंकि वृषण का जो तापमान है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस शरीर के तापमान से कम होता है। कितने होते हैं, एक जोड़ी स्थित होते हैं, और कहाँ होते हैं, वृषण कोश में। ठीक है, कहाँ होते हैं, वृषण कोश में होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि नर मानव में वृषण शरीर के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम तापमान की आवश्यकता होती है। किसके निर्माण के लिए, शुक्राणु के निर्माण के लिए। जबकि शरीर का तापमान अधिक होने के कारण शुक्राणु का निर्माण संभव नहीं होता। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से क्या करेंगे, तैयार करेंगे इसे। ठीक है, बहुत अच्छे से इसे देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अपरा क्या है।
इसके दो कार्य लिखिए। अब हम क्या है, क्वेश्चन को देखने के बाद घूम जाएंगे कि यार अपरा क्या चीज है, इसके बारे में तो कभी सुना नहीं हमने। या कभी कभी पूछ लेता है कि प्लेसेंटा क्या है। हम तैयारी करके गए कि अपरा क्या है, सर ने पढ़ाया बहुत अच्छे से अपरा क्या है, हमने पढ़ा अपरा क्या है, वहाँ आ गया प्लेसेंटा क्या है, उरे मर गए। बात तो खराब हो गई। क्यों? क्या हमने तो पढ़ा अपरा, लेकिन यहाँ पे आ गया प्लेसेंटा। क्या आ गया? प्लेसेंट। तो प्लेसेंटा किसे बोलते हैं? अपरा के लिए ही क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर पूछ ले प्लेसेंटा क्या है या अपरा क्या है। ठीक है, नाल होती है, क्या होती है? एक अपरा बोलते हैं बच्चे के टूड के लिए, जिसे बोलते हैं नाल। क्या बोलते हैं? नाल। ठीक है, उसे बोलते हैं अपरा क्या है। ठीक है, जैसे ये माँ का क्या हो गया? गर्भ हो गया। क्या हो गया? गर्भ। इसमें क्या है? क्या होता है हमारा? ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? भ्रूण। क्या बोलते हैं इसे? भ्रूण बोलते हैं। ठीक है, अब इसके यहाँ से एक नाल सी निकली हुई होती है। क्या होती है? एक नाल। ठीक है, जो कहाँ? माँ के रक्त से जुड़ी होती है। कहाँ से होती है? माँ के रक्त से। माँ के रक्त से। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा भ्रूण। क्या हो गया? भ्रूण। कहाँ होता है? माँ के गर्भ में स्थित होता है। जब भ्रूण माँ के गर्भ में होता है तो उस समय तो वो कुछ खा पी नहीं सकता, तो उसे जितना भी पोषण मिलता है, ठीक है, उसकी जितनी भी प्रतिक्रिया होती है, ऑक्सीजन मिलता है, उसे भोजन मिलता है, जो भी प्रक्रिया होती है वो नाल के द्वारा होती है, अपरा के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? अपरा के द्वारा। ठीक है, माँ के रक्त से वो सब चीज़ क्या करता है? हासिल करता है। ठीक है, देखा है हमने। ये क्या हो गया? हमारी अपरा हो गई। ये क्या हो गई? हमारी अपरा। ठीक है, ये क्या हो गई? हमारी अपरा हो गई। ठीक है, माँ के रक्त से ही क्या है? वो पोषण प्रदान करता है, ऑक्सीजन मिलती है उसे। और कहाँ? तब क्या होता है? भ्रूण के लिए। कब? भ्रूण के लिए, जब माँ के गर्भ में होता है भ्रूण, उस समय। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल गई हमें कि अपरा क्या है। ठीक है, अपरा क्या है? एक नाल है, जिसे क्या क्या बोलते हैं? अपनी देसी भाषा में बोलते हैं टूण। ठीक है, तो ये क्या करता है? यानी कि बच्चे का पोषण किससे होता है? अपरा के द्वारा ही होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? अपरा के द्वारा। माँ के अंदर और भ्रूण के अंदर एक ऐसा संबंध होता है कि अगर माँ को कोई तकलीफ भी होती है, पेट के अंदर कोई समस्या होती है, कोई अंग में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो बच्चा कुछ चीज़ अपनी ऐसी रिलीज करता है कि माँ की वो चीज़ क्या हो जाती है? बिल्कुल ठीक हो जाती है। इतना अच्छा संबंध होता है माँ का और भ्रूण का। ठीक है, तो समझ में आई अपरा क्या है। ठीक है, अब देखते हैं कि अपरा क्या है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर वह संरचना जिसके द्वारा गर्भ में पल रहे विकासशील भ्रूण को माता के गर्भाशयी रुधिर से अपना पोषण प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। ठीक है, और इसमें होता है हमारा कोशिका द्रव्य पदार्थ भरा हुआ होता है हमारा। ठीक है, जिसमें बच्चा क्या है? घूमता रहता है। भ्रूण हमारा क्या है? घूमता रहता है। कभी कभी तुमने देखा है कि बच्चे क्या होते हैं? बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो क्या है? हमें अल्ट्रासाउंड कराते रहना चाहिए। इससे क्या है? बच्चे की स्थिति पता चलती रहती है कि हमारा बच्चा कैसा है। ठीक है, वो द्रव्य जब सूख जाता है तो कभी कभी बच्चा घूमता नहीं है पेट में। ठीक है, तो समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो हमें क्या है? अल्ट्रासाउंड वगैरह पता कराते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि वह संरचना जिसके द्वारा गर्भ में पल रहे विकासशील भ्रूण को माता के गर्भाशय यानी कि रुधिर से, ठीक है, पोषण प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। ठीक है, कभी और पूछ लेता है कि अपरा के कार्य क्या है। मैंने बताया कि पोषण प्रदान करना किसका कार्य है? अपरा का कार्य है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? अपरा से मिलती है। भ्रूण का विकास कहाँ से होता है? अपरा से होता है। ठीक है, तो ये क्या है? अपरा के कार्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अपरा के कार्य। चलो देख लेते हैं अपरा के कार्य। इसके द्वारा विकसित होते भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है। किसके द्वारा? अपरा के द्वारा। किसके द्वारा? अपरा के द्वारा। ठीक है, नंबर 2 है अपरा द्वारा उत्सर्जित पदार्थ भ्रूण के रुधिर से विसरण द्वारा माता के रुधिर में चले जाते हैं। जो खराब पदार्थ होते हैं, ठीक है, उत्सर्जित पदार्थ, जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलता है, उत्सर्जित पदार्थ हो गए, ऐसे ही क्या है? भ्रूण से भी निकलते हैं कुछ, तो वो क्या है?
बच्चे के रुधिर से माँ के रुधिर में मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, बच्चे का क्या होता है यहाँ पे, जो कुछ चीज़ें हैं जैसे बीमारी वगैरह, वो क्या है, माँ के उसमें मिल जाती है। ठीक है, अपरा द्वारा उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण के रुधिर से निकलकर विषण हो जाते हैं, यानी कि मिल जाते हैं किसमें, माँ के रुधिर में। किस में मिल जाते हैं, माँ के रुधिर में। ठीक है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लें इसका। अगला क्वेश्चन हमारा, पात्र निषेचन को समझाइए। पात्र निषेचन को संक्षेप में समझाइए। अब यहाँ पर आया कि पात्र निषेचन को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, टिप्पणी भी पूछ ली जाती है इस पर। क्या पूछ ली जाती है, टिप्पणी। ठीक है, कि पात्र निषेचन क्या है। लेकिन एक चीज हम देखते हैं यहाँ पे कि पात्र निषेचन समझ में नहीं आया क्या है। फिर देखेंगे, इसी को पूछ लेता है दूसरे तरीका से कि परखनली शिशु क्या है। समझ में आ गया, हाँ भाई परखनली शिशु क्या है, उसे तो हम जानते हैं, क्योंकि हम या तो क्या देख के जाएंगे कि पात्र निषेचन को संक्षेप में समझाइए, या परखनली शिशु को, या आईवीएफ भी कहते हैं इसे। या तो देखो इस तरीका से पूछ लेगा परखनली शिशु या आईवीएफ क्या प्रक्रिया है। ठीक है, या पूछ लेगा पात्र निषेचन क्या है, संक्षेप में समझाइए। यानी कि 3 तरीका से, प्रश्न 1 तरीका 3 है पूछने के। हमने पढ़ाया ये, तुमसे दूसरे तरीका से पूछ लिया, तुम आके कहोगे सर तुमने तो दूसरा पढ़ाया था, ये कैसे पूछ लिया। तो मेरे भाई 3 तरीका से पूछ सकता है। ठीक है, और बहुत अच्छे से। ठीक है, अब परखनली शिशु है क्या चीज़। हमारे समाज में बहुत स्त्री पुरुष ऐसे हैं, किसी के अंदर शुक्राणु की कमी होती है तो किसी के अंदर अंडाणु की कमी होती है। तो ऐसे पुरुष क्या बाप नहीं बन पाते, क्या नहीं बन पाते, बाप, और महिला माँ नहीं बन पाती। तो क्या करते हैं, इस तकनीकी को अपनाया जाता है जिसे बोलते हैं पात्र निषेचन या परखनली शिशु। अधिकतर विदेशों में अपनाई जाती है, अपने यहाँ पर बहुत कम अपनाई जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि पुरुष के शुक्राणु, ठीक है, और महिला के अंडाणु, दोनों को एक परख नली में, प्रयोगशाला में ले जाकर परख नली में क्या कराया जाता है, दोनों का निषेचन कराया जाता है। जब वो निषेचित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जब वो निषेचित हो जाते हैं तो महिला के गर्भ में उन्हें क्या करा दिया जाता है, उनका प्रवेश करा दिया जाता है। जब वो निषेचित हो जाते हैं तो महिला के गर्भ में प्रवेश करा दिया जाता है। ठीक है, प्रवेश कराने के बाद जैसे भ्रूण का विकास होता है, बिल्कुल सेम वही प्रतिक्रिया होती रहती है। ठीक है, कहाँ, गर्भ में। गर्भ तो ठीक है, गर्भ में कोई दिक्कत नहीं है, गर्भाशय में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ थी, अंडाणु में। कहाँ थी, अंडाणु में। ठीक है, तो बिल्कुल शिशु का जो जन्म होगा बिल्कुल नॉर्मल शिशु की तरह होगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं पात्र निषेचन। क्या बोलते हैं, पात्र निषेचन या परखनली शिशु। परखनली शिशु क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक नली के माध्यम से, परख नली के माध्यम से दोनों का निषेचन कराया जाता है, शुक्राणु और अंडाणुओं का। देखेंगे एक नज़र, ये हो गई हमारी परख नली। ठीक है, क्या शरीर के ताप के अनुसार क्या कराया जाता है इसमें, शरीर के ताप के अनुसार क्या कराया जाता है। ठीक है, जितना शरीर का ताप होता है उतना ही ताप इसका रखा जाता है, परख नली का। ठीक है, प्रक्रिया कराई जाती है इसमें किसकी, निषेचन की। निषेचन की प्रक्रिया इसमें कराई जाती है। ठीक है, जब ये क्या हो जाते हैं, निषेचित हो जाते हैं, क्या हो जाती है, निषेचित। इसमें क्या चाहिए, पुरुष के शुक्राणु, ठीक है, प्लस महिला के अंडाणु। यहाँ पे क्या है, पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु। ठीक है, अब दोनों को क्या कराया जाता है, दोनों को आपस में क्या कराया जाता है, निषेचन। निषेचन कहाँ कराया जाता है, परख नली में। देखो बिल्कुल जैसे शरीर का तापमान रहता है ना, बिल्कुल सेम तापमान इसका रखा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर का तापमान होता है बिल्कुल सेम इसी का रखा जाता है। जब ये क्या हो जाता है, निषेचित हो जाता है, तो महिला के गर्भाशय में इसे क्या कराया जाता है, प्रवेश करा दिया जाता है। गर्भाशय में प्रवेश करा दिया जाता है, और प्रवेश कराने के बाद शिशु का बिल्कुल कैसा, जैसा शिशु होता है नॉर्मल वैसा ही जन्म हो जाता है। ठीक है, जैसा हमारा शिशु होता है नॉर्मल वैसा ही जन्म हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में दोषी कौन होता है, स्त्री भी होती है और पुरुष भी होती है, किसी एक की गलती हम नहीं मान सकते। ठीक है, और ये पता है हमारे समाज में बहुत अधिकतर प्रक्रिया यही चलती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम
विज्ञान पर ध्यान न देकर अज्ञान पर ध्यान देते रहते हैं तांत्रिकों के चक्कर में। लेकिन हम मेन कमी किसी एक की नहीं हो सकती, दोनों की कमी होती है। कभी कभी अगर हम चेकअप करा के देखें तो दोनों की कमी निकलती है, और यह प्रक्रिया अधिकतर विदेशों में बहुत अपनाई जा रही है, ठीक है। और इससे क्या है, एक स्वस्थ शिशु का जन्म होता है और एक अच्छे शिशु का जन्म होता है, ठीक है। तो दोनों का क्या करेंगे, शुक्राणु और अंडाणुओं को क्या करेंगे, दोनों को ही मिला देंगे, और मिलाने के बाद जो प्रक्रिया जिस तरीका से ये शिशु का जन्म होगा वो कहलाएगी परखनली शिशु या पात्रे निषेचन, ठीक है। समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीका से, ठीक है। देख लेंगे अब एक लिखी हुई देख लेंगे। यह एक निषेचन की एक ऐसी विधि है जिसमें मादा के शरीर के बाहर मानक परिस्थितियों में प्रयोगशाला में शुक्राणुओं तथा अंडाणु को कृत्रिम तरीके से, कृत्रिम तरीका होता है, एक तो होता है प्रकृति के द्वारा, एक होता है कृत्रिम यानी कि मानव के द्वारा, ठीक है। तो प्रकृति के द्वारा क्या है, जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, कब, जब दोनों की प्रक्रिया होती है, ठीक है, जब मिलन होता है तो उसे बोलते हैं, वो तो हो गया हमारा प्राकृतिक। लेकिन ये किसके द्वारा कराया जाए, मानव के द्वारा कराया जा रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि कृत्रिम तरीके से परख नली में निषेचित कराया जाता है, यानी कि परख नली में क्या, दोनों का निषेचन कराया जाता है। निषेचन यह तकनीक उन दंपतियों में प्रयोग की जाती है जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता या पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की कमी या संख्या कम पाई जाती है, ठीक है। आया, समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से आया होगा, ठीक है। कि ये प्रक्रिया किस में अपनाई जाती है, या तो अंडाणु कम हो महिला में या शुक्राणु, तब ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रुधिर वर्ग AB वाले पुरुष का विवाह यदि रुधिर वर्ग O वाली स्त्री से हो जाता है तो उनके बच्चों में कौन से रुधिर वर्ग होने की संभावना रहती है। कैसे रहती है, दोनों में, यानी कि कौन से रुधिर होने की संभावना रहती है, ठीक है। मैंने जो नेक्स्ट में क्वेश्चन बताया पात्रे निषेचन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। देखो रटना नहीं है, समझना है, क्या है, समझो, रट्टा मत मारो, समझो तो खुद लिख आओगे तुम, ठीक है। समझ के पढ़ोगे तो खुद लिख कर आओगे, बहुत अच्छे से लिख कर आओगे, ठीक है। तो इसमें देखो 50% दोनों रहेंगे, ठीक है। नीचे वाले में ये कह रहा है कि रुधिर वर्ग AB वाले पुरुष का विवाह रुधिर वर्ग O वाली स्त्री से हो जाता है तो उनके बच्चों में कौन से रुधिर वर्ग होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर एक हमारा रुधिर हो गया A और एक हो गया B, ठीक है, ठीक है। इसमें दो खाने बनाए हमने AO, ठीक है। अब देखो इसकी प्रक्रिया, इससे कराएंगे क्रिया तो बनेगा हमारा क्या, AO। अब इस O की इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा, AO, ठीक है। B की कराएंगे O से तो BO आ जाएगा, यहाँ पे BO आ जाएगा। ये अब निकालेंगे हम AO बराबर A, AO बराबर A और BO बराबर B, BO बराबर B, ठीक है। तो दोनों में क्या है, 50-50% होने की संभावना रहेगी। A भी 50% रहेगा और B ग्रुप भी कितना रहेगा, 50% रहेगा, ठीक है। देख लेंगे एक तरीका से इसे। ये क्या कह रहा है, रुधिर वर्ग AB वाले पुरुष का विवाह रुधिर वर्ग O वाली स्त्री से होने पर उनके बच्चों का रुधिर वर्ग A या B होगा, ठीक है। क्या होगा, A या B होगा, ठीक है। यानी कि रुधिर वर्ग AB वाले पुरुष का विवाह अगर रुधिर वर्ग O वाली स्त्री से हो जाता है तो उनका जो रुधिर वर्ग है वो A और B होगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लें इनका। अगला हमारा अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसे उदाहरण सहित समझाइए, इसे उदाहरण सहित समझाइए। क्या है अपूर्ण प्रभाविता, हम बताएंगे क्या है। अपूर्ण प्रभाविता है कि जब किसी में क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाता है दो लक्षण वालों में तो कभी कभी एक लक्षण तो ज़्यादा दिखाई देता है और एक लक्षण बहुत कम दिखाई देता है, ठीक है। तो जो कम दिखाई देता है उसे बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। क्या बोलते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। किसके नियम है ये, मेंडल के। किसके हैं, मेंडल के, ठीक है। एक है प्रभाविता का नियम और एक है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। ये दोनों कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, टिप्पणी इन पर अधिकतर पूछी जाती है। तो कैसा है, हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, अधिकतर पूछा जाता है। टिप्पणी पूछ ली जाए या दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है कि अपूर्ण प्रभाविता क्या है और प्रभाविता क्या है, दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए,
ठीक है, इस तरीक़ा से पूछ लिया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, मैंने बताया कि जो लक्षण प्रभावी नहीं होता उसे बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, देखेंगे हम जब कि ये कह रहा है कि दो विपरीत प्रकार के लक्षण में क्रॉस कराने पर जब F1 पीढ़ी में कोई भी लक्षण पूर्णतः प्रभावी नहीं होता, ठीक है तो इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। कोई भी लक्षण प्रभावी नहीं होता तो उसे बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने ले लिया गुलवास का पौधा। किसका? गुलवास का पौधा। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाल पुष्प है हमारा और एक है सफ़ेद पुष्प, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कराया हमने। ये RR हो गया, कैपिटल RR, ये स्मॉल RR हो गया। ठीक है, अब जब हमने दोनों का इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, तो यहाँ पे एक जो लक्षण है वो गुलाबी प्रभावी हुआ। कैसा? गुलाबी। तो स्मॉल कैपिटल R और स्मॉल r, ठीक है, तो ये F1 पीढ़ी में हुआ। किस में? F1 पीढ़ी में। तो क्या है जो लक्षण है वो क्या है? अप्रभावी है। यहाँ पे क्या है? अप्रभावी। अब हमने दोबारा इनका क्या कराया? स्वपरागण कराया यहाँ पर। ठीक है, स्वपरागण कराया तो यहाँ पे जो लक्षण है पहला वो हुआ लाल और दूसरा हुआ गुलाबी और तीसरा हुआ सफ़ेद। ठीक है, तो सफ़ेद बहुत कम दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, प्रभावी क्या है यहाँ पर? गुलाबी है, क्योंकि 1:2:1। तो जो सबसे ज़्यादा प्रभावी है वो क्या है यहाँ पर? गुलाबी है। क्या है? गुलाबी। ठीक है, सफ़ेद बहुत कम है, तो यहाँ पे क्या है? अपूर्ण प्रभाविता हो गई। यहाँ पे क्या हो गई? अपूर्ण प्रभाविता। जैसे ये हमारा कैपिटल R हो गया। ठीक है, और हमने एक इस तरीक़ा से हमने किया इनका। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल R, जब इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर RR हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा? RR, और इस वाले R की इससे कराएंगे तो R स्मॉल r हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल R और R, अब दोनों RR। ठीक है, तो जो RR हो गया हमारा, कैपिटल RR हो गया, वो हो जाएगा हमारा लाल। क्या हो जाएगा? लाल। और कैपिटल R और स्मॉल r हो जाएगा हमारा गुलाबी। ठीक है, तो एक लक्षण तो इसमें पूर्ण प्रभावी हो रहा है और एक हो रहा है बहुत कम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है? अपूर्ण प्रभाविता हो गई। यहाँ पे क्या हो गई? अपूर्ण प्रभाविता। यानी कि जो लक्षण कम दिखाई दे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं, वहाँ पर बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। क्या बोलते हैं? अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, किसके नियम है? मेंडल के। अधिकतर पूछे जाते हैं। ध्यान रखें, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण में अंतर बताइए। दोनों पर टिप्पणी आ जाती है कि अपूर्ण प्रभाविता क्या है और पूर्ण प्रभाविता क्या है, या इस तरीक़ा से पूछ लेता है कि अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इस उदाहरण सहित समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करें। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका में हमने तुम्हें बताने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि वर्दांत व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता? वर्दांता। ठीक है, क्या है? वर्दान। ठीक है, ये है हमारा क्या है? रोग, वर्दांत। एक है हमारा हीमोफीलिया। ठीक है, इसे बोलते हैं बिलीडर रोग। बिलीडर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दो तरीका से पूछ लेता है। आनुवांशिक रोग हैं ये। क्या है? आनुवांशिक, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोग हैं। कैसे? आनुवांशिक रोग हैं। ठीक है, ध्यान रखें, आनुवांशिक रोग हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। वर्दांता क्या है? वर्दांता क्या है? आनुवांशिक रोग है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति क्या होता है उसे? वो रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। अब एक बात बताइए, वर्दांता क्या है? कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता कि यह लाल है या हरा है। ठीक है, तो एक बात बताइए यहाँ पे, अब ट्रेन के ड्राइवर को ये चीज़ दोनों की तो आवश्यकता होती है, हरे की और लाल की, क्योंकि जब हरा दिखाई जाता है तो ट्रेन रुक जाती है, लाल वो चल जाती है, और लाल दिखाया जाता है तो ट्रेन रुक जाती है। ठीक है, तो इसमें तो इस रोग से पीड़ित व्यक्ति जब अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता रंगों में, तो उसे ट्रेन का ड्राइवर नियुक्त क्यों किया जाएगा?
नहीं किया जाएगा ना। तो सीधी सी बात है, लिख सकते हैं हम आसानी से कि इस रोग से पीड़ित, यह एक आनुवांशिक रोग है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता, इसलिए दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इसलिए इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को ट्रेन का ड्राइवर नियुक्त नहीं किया जाता। ठीक है, आए समझ में। ऐसे हीमोफीलिया है, विलीडर रोग। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का क्या होता है, अगर कहीं चोट लग जाए, अचानक अकेले में चोट लग जाए, तो क्या है, जैसे नॉर्मल इंसान का क्या बन जाता है, धक्का बन जाता है ब्लड का, लेकिन ऐसे व्यक्ति का नहीं बनता। हमारे चोट लग जाए तो कुछ टाइम में ही प्लाज्मा सी एक परत सी जम जाती है, जिसकी वजह से ब्लड रुक जाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का 24 घंटे में संभावना होती है बनने की, तब तक व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की अगर अचानक चोट लग जाए कहीं अकेले में, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना रहती है। ये आनुवांशिक रोग हैं दोनों। हीमोफीलिया बहुत अधिकतर पूछ लिया जाता है, जिसे ब्लीडर रोग के बारे में जानते हैं, ब्लीडर रोग से भी जानते हैं, और वर्दांता। ठीक है, वर्दांता क्या है मैंने बता दिया तुम्हें, दोनों आनुवांशिक रोग हैं। तो देखेंगे, वर्दांता से पीड़ित व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर नहीं बता पाता। मैंने बताया ना कि लाल और हरे में अंतर नहीं बता पाता। इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, इसके जो जीन होते हैं वो एक्स पर उपस्थित हो रहे हैं, ना कि वाई पर। ठीक है, होते हैं। और मादा इसकी वाहक होती है। ठीक है, मादा से ही क्या होता है, फैलते हैं। ऐसे व्यक्तियों को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया जाता, अन्यथा उचित रेलवे सिग्नल ना पहचान पाने के कारण रेल दुर्घटना होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को इसलिए ट्रेन का ड्राइवर नियुक्त नहीं किया जाता, क्योंकि इससे क्या दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो हीमोफीलिया और वर्दांता दोनों इंपॉर्टेंट हैं, स्क्रीनशॉट लें इनका। बहुत अगला क्वेश्चन है हमारा कि डीएनए अणु की संरचना, डीएनए अणु की संरचना में 4 गैफ के नियम लिखिए। ठीक है, 4 गैफ कौन थे, एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पर इसका नियम दिया गया है। ठीक है, तो 4 गैफ के नियम लिखिए। 4 गैफ के नियम के अनुसार, ठीक है, कौन थे वे, वैज्ञानिक थे, यानी कि 4 गैफ के नियम के अनुसार क्या है यहाँ पर। नंबर 1, डीएनए अणु में प्यूरिन व पिरिडीन क्षार समान मात्रा में होते हैं। ठीक है, डीएनए अणु में प्यूरिन व पिरिडीन क्षार समान मात्रा में होते हैं। नंबर 2, डीएनए में एडेनिन की आणविक मात्रा थायमीन के बराबर तथा साइटोसिन की मात्रा गवानीन के बराबर होती है। ठीक है, गवानीन के बराबर होती है, यानी कि डीएनए में एडेनिन की आणविक मात्रा थायमीन के बराबर तथा साइटोसिन की मात्रा गवानीन के बराबर होती है। अगला हमारा तीसरा, डीएनए में क्षार अनुपात प्रत्येक जाति के लिए विशिष्ट होता है और उस जाति के सभी सदस्यों में समान होता है। डीएनए में क्षार अनुपात प्रत्येक जाति के लिए विशिष्ट होता है और उस जाति के सभी सदस्यों में समान होता है। ठीक है, ये कैसा हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, मानव जीनोम परियोजना क्या है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानव जीनोम परियोजना, जीनोम, जीनों की पहचान करना, जीनों की पहचान करना क्या कहलाती है, जीनोम कहलाता है। ठीक है, तो जीनोम इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि जीनोम परियोजना क्या है, समझाइए। और एक जीन की पहचान करने में कितना खर्चा आता है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें मानव जीनोम परियोजना एक बड़ी स्तर की परियोजना है, यानी कि बड़े स्तर की है। मानव जीनोम परियोजना एक बड़े स्तर की परियोजना है, जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित समस्त जीनों की पहचान की जाती है। जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित सभी जीनों की क्या की जाती है, पहचान की जाती है। मैंने बताया इसके अंतर्गत क्या की जाती है, पहचान। मानव जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार युग्म हैं। कितने, 3 × 10⁹ युग्म क्षार हैं तथा प्रत्येक क्षार पहचानने के लिए
3 अमेरिकी डॉलर का खर्च आता है। कितना? 3 अमेरिकी डॉलर का खर्च आता है। इस प्रकार संपूर्ण योजना पर लगभग 9 मिलियन डॉलर का खर्च आता है, यानी कि सबसे ज़्यादा खर्च आता है इसमें। जीनोम यानी कि जीन पहचानने में सबसे ज़्यादा अमेरिकी डॉलर का खर्च आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भाषा में हमने लिखवाया। अगर किताब में देखोगे तो हार्ड मिलेगा तुम्हें, और यहाँ से तुम आसानी से इसे उतार कर याद कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अपशेषी अंग से आप क्या समझते हैं? अपशेषी अंग से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अपशेषी अंगों का नाम लिखिए। अपशेषी अंग बोलते हैं जो अलग से निकल आते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं अपशेषी अंग। जैसे पुच्छ, ठीक है, अक्कल दाढ़, ये सब क्या है? अपशेषी अंग है। क्या है? अपशेषी अंग। ठीक है, तो देखेंगे अपशेषी अंग क्या है। ठीक है, जीवधारियों के पूर्वकालिक क्रियाशील अंग जो जीवधारियों द्वारा उपयोग न किए जाने के कारण अपशेषी हो गए, उन्हें भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। वे क्या है? भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। उन्हें क्या कहते हैं? अपशेषी अंग कहते हैं। जैसे मानव में निमेशक पटल, अक्कल दाढ़ आदि। ठीक है, कि जीवधारियों के पूर्वकालिक क्रियाशील अंग जो जीवधारियों द्वारा उपयोग न किए जाने के कारण अपशेषी हो गए एवं भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, उन्हें क्या कहते हैं? अपशेषी अंग कहते हैं। जैसे मानव में निमेशक पटल, अक्कल दाढ़ आदि। ठीक है, 2 हो गए हमारे। अगला क्वेश्चन है हमारा हेपेटाइटिस या पीलिया रोग क्या है, ये कैसे होता है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ लिया जाता है। हेपेटाइटिस सी बहुत ज़्यादा चल रही है हमारे समाज में। ठीक है, एक ऐसा रोग है जो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, हेपेटाइटिस सी। ठीक है, देखेंगे एक नज़र क्या है हेपेटाइटिस सी, जिसे बोलते हैं पीलिया रोग क्या है, ये कैसे होता है। ठीक है, देखेंगे हेपेटाइटिस एक गंभीर रोग है जिसे पीलिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीलिया। गंभीर रोग है और ये क्या कर देता है? हमारे यकृत को बढ़ा देता है, यानी कि सूजा देता है। ठीक है, क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है यकृत पर। किसमें? हेपेटाइटिस सी में। हेपेटाइटिस बी में कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, ABCDE, यानी कि 5 प्रकार की होती है। इसमें घातक कौन सी होती है? बी। सबसे ज़्यादा घातक जो होती है इसमें बी होती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। मृत्यु तो इसमें भी हो जाती है क्योंकि हेपेटाइटिस सी में, क्योंकि जब तक हम इलाज नहीं कराते किसी भी चीज़ का वो ठीक नहीं होती। अगर हम जल्दी ध्यान दे लें तो क्या है? हम ठीक हो जाते हैं, और जल्दी ध्यान नहीं दें तो हम क्या करते हैं? मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये गंभीर रोग हैं। कैसे हैं? गंभीर। ठीक है, तो हेपेटाइटिस क्या है? एक गंभीर रोग है जिसे पीलिया भी कहा जाता है। हेपेटाइटिस एक गंभीर रोग है जिसे पीलिया भी कहा जाता है। यह विभिन्न विषाणुओं द्वारा यकृत में फैलता है, यानी कि विभिन्न विषाणुओं द्वारा कहाँ फैलता है? यकृत में फैलता है। ठीक है, कहाँ फैलता है? यकृत, हमारे लीवर में। ठीक है, जो भोजन व गंदे जल द्वारा शरीर में संचारित होता है। किसके द्वारा? भोजन या गंदे जल के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। क्या? हेपेटाइटिस यानी कि पीलिया। गंदे भोजन या विषाक्त भोजन या गंदे जल के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसमें यकृत में सूजन आने के कारण यकृत का आकार बढ़ जाता है। यकृत का आकार बढ़ जाता है, हम कुछ खाते हैं वो पचता नहीं, पलटी होने लगती हैं। किसमें? हेपेटाइटिस में। ठीक है, किसमें? हेपेटाइटिस में। यह 5 प्रकार का होता है हेपेटाइटिस, ABCDE। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी इसका सबसे घातक प्रकार है। कौन सा? बी। मैंने बताया ना, इसका बी सबसे ज़्यादा घातक प्रभाव है, सबसे ज़्यादा। यह रोग संक्रमित रक्तदान, लैंगिक संपर्क तथा संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, यह रोग संक्रमित रक्तदान, लैंगिक संपर्क तथा संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, ये थे हमारे 2 लास्ट क्वेश्चन जो हमने आज तुम्हें बताए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम तुम्हें लेकर आए हैं
1 पार्ट से लेकर 7 पार्ट तक के 2 नंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट थे क्वेश्चन थे वो हमने तुम्हें बताने का प्रयास किया है। और मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीक़ा से तुम्हें समझ में आए होंगे। और अपनी कॉपी पेंसिल जब आप वीडियो के देखें तो अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठें और एक एक प्रश्न को बहुत बारीकी से पढ़ें, याद करें। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है। बाकी के जो बचे हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। बने रहें हमारी वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करते जाएं। हमने बहुत मेहनत की है आपको वीडियो बनाने में, तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और अच्छे से पढ़ते चलें। अपना ध्यान रखें।